नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। भारत में अमीरों वाले खर्चे नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, यानी कि लग्जरी लाइफस्टाइल पर ऐसे खर्च बढ़ रहे हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और इजी क्रेडिट ने खर्चों को इतना आसान बना दिया है कि अब अमीर होने की जो परिभाषा है वो ही बदल रही है। लेकिन क्या ये चिंता की बात है? क्या इन आदतों की वजह से जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो पीछे छूट रहा है? और क्या ये आदत कम सेविंग और ज्यादा कर्ज को बढ़ावा देने वाली है? तो कैसे बचे इन आदतों से, आज इसी पर करेंगे बातचीत। इस शो में हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और हेमंत जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डेटा है, जहां पर ये डेटा ये कहता है कि अमीरों वाले एक्सपेंसेस या अमीर जो खर्चे करते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं, जहां पर लग्जरी लाइफ के पीछे लोग अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या भारत में अमीर ज्यादा हो गए हैं हेमंत जी? जी स्मिता, बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सही ट्रेंड है और ये भी आपकी सच्चाई है कि हमारे देश में अमीर जो है काफी बढ़ रहे हैं, जो आई थिंक अच्छी बात है। अमीर बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस अमीरी को कैसे इस्तेमाल करते हो वो इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, दो तीन कारण है स्मिता यहाँ पे कि किस कारण से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जैसा आपने कहा कि अमीर लोग बढ़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमिक ट्रांजिशन जो हमारे देश में हुआ है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। एक जमाने में हम लोग स्टेट कंट्रोल्ड, ओके, एग्री बेस्ड और इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थे। आज अगर आप देखें तो हम मार्केट ओरिएंटेड हैं, सर्विस रिलेटेड हैं, सर्विस ड्रिवन है इनफैक्ट, और हम एक ग्लोबल इकोनॉमी है। तो जब इस तरह का इकोनॉमिक ट्रांजिशन होता है तो वो काफी बड़ा पूल क्रिएट करता है कैपिटल का। दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ है कि हमारी जो सेविंग्स है उसका फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है। जब से हमारे देश में लोगों ने अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल एसेट में डालना शुरू किया है, वेल्थ क्रिएशन में उसका काफी बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि पहले जो है वो हार्ड एसेट्स में पैसे डाले जाते थे, अब फाइनेंशियल एसेट्स में जब डाल रहे हैं तो काफी सारे ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन ने हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस किया है। और अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें, स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें, चाहे वो लिस्टेड इक्विटी हो, चाहे प्राइवेट इक्विटी हो या फैमिली एंटरप्राइज, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, उसने हमारे देश में जो है कैपिटल क्रिएट करने का काफी बड़ा काम किया, वेल्थ क्रिएट करने का काफी बड़ा काम किया। तो ये तीन कारण है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो एफ्लुएंस है वो सिर्फ अभी मेट्रोज में नहीं रह गए, यानी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, वहां पर नहीं रहे। अगर आप दूसरे जो सिटीज हैं, चाहे वो अहमदाबाद को देख लें, लखनऊ, जयपुर, सूरत, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एफ्लुएंट जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो देश में फैल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो दो तीन चार मेन कारण है, उसके हिसाब से हमारे आप देखें तो हमारे यहाँ पे यस एफ्लुएंस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एफ्लुएंट बढ़ रहे हैं, पर साथ ही जो हमारा जो पैटर्न है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का, वो भी चेंज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली हम सबसे बड़ा चेंज ये है कि हम बेसिक चीजों से हटके हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, या जो भी हमारे खर्चे हैं, आप देखिए ऑनलाइन, ई कॉमर्स, जो भी हो, सब जगह पे हम देख रहे हैं कि हम बेटर क्वालिटी स्टफ, या हमारा जो खर्चा करने का जो रुझान है वो ज्यादा बढ़ गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेंगे ये हमेशा उसका असर पड़ता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि एफ्लुएंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक चीज़ जो हुई है वो ये कि अमीर होने की परिभाषा बदली है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, जहां हज़ारों अच्छे लग्जरी ब्रांड के अनवीलिंग वीडियोस बनते हैं। थोड़ा सा भी कोई सोशल इन्फ्लुएंसर चल गया तो कैसे वो BMW और ऑडी जैसी गाड़ियों को अपने शोरूम से ऐसे बिल्कुल निकालते हुए वीडियोस बनाता है, और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है और उनको लगता है कि वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, और ये लगातार एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। क्या आप विश्वजीत जी मेरे इस बात से सहमत होते हुए ये मान रहे हैं कि अमीरों की परिभाषा अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है? बिल्कुल स्मिता जी, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसा आपने बोला सोशल मीडिया, तो पहले लोग कहते थे जो आपकी वेल्थ वो वेल्दी है जिसको क्या ओन करता है, कि बड़ा घर है या बड़ी गाड़ी है तो वो वेल्दी माना जाता था। बट अब सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो उससे आपका पता लगता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आप कितने वेल्दी हो। तो परिभाषा पूरी चेंज हो गई है। और हम देखिए ग्लोबल ब्रांड्स
जो कभी हम सोचते भी नहीं थे वो आज इंडिया में है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा रिहाना इंडिया आई थी, एक फेंटी कोई फैशन ब्रांड है उसको लॉन्च करने आई थी। और ये गुची, लुई विटॉन जैसे बड़ा आम नाम है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ये भी नहीं इंडिया की। तो कहीं ना कहीं सारे वर्ल्ड को ये दिखता है कि यहाँ पे कंज्यूमर है, यहाँ पे लोग अमीर हैं और परचेजिंग पावर है। तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और क्योंकि आंकड़े बदल गए हैं। अगर हम देखें जो वर्ल्ड में अगर 3000 बिलियनियर्स हैं तो 300 बिलियनियर्स इंडिया में है, मतलब कि करीब करीब 10% बिलियनियर्स आज हमारे देश में है। चाहे हमारा इकोनॉमी का जो ग्लोबल इकोनॉमी उसमें 3% का कंट्रीब्यूशन है, बट अमीर लोग इंडिया में हैं और ये पिरामिड है। ऐसा नहीं है कि स्मिता जी सारे ही ग्रो कर रहे हैं। जो पॉवर्टी से थे वो बाहर आ गए हैं, लोअर इनकम जो ग्रुप है वो अपर इनकम मिडिल क्लास में चला गया है, अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट में चला गया है, और इलीट और अल्ट्रा एलीट बहुत सारे डिफरेंट आंकड़े हैं। और उनका खर्चा करने का भी स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसा जैसा उनकी इनकम बढ़ रही है। चाहे विदेश यात्राएं हैं कितने ह्यूज नंबर्स में बढ़ रहे हैं, और ये अभी बहुत छोटा सा आंकड़ा है स्मिता जी। अगर जो पोटेंशियल है वो अभी बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि एक फ्रिज है, आज हमारे देश में 10% लोगों के पास फ्रिज है, लेकिन वहीं अगर चाइना में देखें तो 68% लोगों के पास फ्रिज है। और थाईलैंड जैसा एक छोटा कंट्री जिसमें हम कई बार बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे 38% लोगों के पास फ्रिज है। तो इतना पोटेंशियल है अभी कंजम्पशन में और इतना पोटेंशियल है हमारे लोगों में कि अभी बहुत कुछ अभी होने वाला है। ये एक बूम की शुरुआत है और यहीं से कंजम्पशन की भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हमारे देश में दिख नजर आती है। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर डेटा शेयर किया। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे भी नहीं पता था कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास फ्रिज है। लेकिन मुझे ये लगता था कि अब सबके घरों में फ्रिज होता है, लेकिन ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊँ, अरमेज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है बैग का। उसका एक बैग इतना महंगा होता है कि आप छोटे शहरों में 1 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं लेकिन कमाल की बात यह है कि उसको भी लोग खरीद कर इतने आराम से अपने वार्डरोब में रखते हैं, जैसे लगता है कि बस ये कुछ ही हज़ार की चीज़ रही होगी, जबकि 30-30 लाख के एक बैग होते हैं। बहरहाल, क्रेडिट कार्ड और EMIs और जो ये इजी क्रेडिट होते हैं, क्या हेमंत जी इन्होंने और ज़्यादा इसको आसान बना दिया है कि आप बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट जो स्पेंडिंग होती है उसको कर सकते हैं? स्मिता, डेफिनेटली देखिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे आप EMI की बात करें, या जो बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बाय नाउ पे लेटर, ये सब ने जब भी आपको इजी क्रेडिट मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको पुश करता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को बढ़ाने में। और आई थिंक वही हमारे देश में भी हुआ है। हम कई बार इसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो आज जैसे हर चीजों में होता है, तो यहाँ पे भी है, ऑफ कोर्स उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली हमारे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसको पुश कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है वो है रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। चाहे वो कैशबैक हो, चाहे वो लॉयल्टी पॉइंट्स हो, चाहे वो मर्चेंट के डिस्काउंट हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो आप अगर मान लीजिए कोई हाई वैल्यू परचेज करते हैं तो उसका अप टू 5% ही होगा इनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन आपके जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करने में इनका बहुत ही बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट रोल रहता है। चाहे वो ओवरऑल कॉस्ट में इम्पैक्ट सिर्फ 5% पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं जैसे हम EMI की बात करते हैं, आप कोई हाई वैल्यू परचेज करते हो, EMI कहीं ना कहीं आपको वो एक फीलिंग देती है कि भाई बड़े से बड़ा अमाउंट हो तो भी उसको हम आसान किस्तों में हर महीने दे देंगे, स्मॉलर अमाउंट विज़े भी जो आपने कॉस्ट लिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि एक साल जो आप परचेज करते हो वो तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन जो एक बार आपको आदत पड़ गई, आपने हर साल कुछ ना कुछ ऐसा खरीदना शुरू किया, तो फिर 1 या 2 साल के बाद वो मैनेज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है और फिर कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में फंसते हो। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डेफिनेटली उसको बढ़ाने में इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आई थिंक मुझे लगता है आगे भी होगा। ये बात सही है कि डेटा है हमारे पास, कंजम्पशन के डेटा है, कुछ चीजें बहुत जरूरतें जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, बट इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो यही चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल।
अच्छा, आजकल हो ये भी गया है कि हम ये देख रहे हैं कि निवेश से ज़्यादा जो लोग हैं वो जो उनके निजी एक्सपीरियंसेस हैं, सबको इम्तियाज़ अली के फिल्म से इंस्पिरेशन मिल गई है, सबको एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इंजॉय करना है। और इसीलिए पराशर जी, आपने इसमें देखा होगा कि ट्रैवल हो गया या फिर लग्जरी हो गया, इस पर जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़े। ये रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, कोल्ड प्ले जैसा एक इवेंट है या दिलजीत दोसांझ का कोई इवेंट है, आज लोग उस पर कितना भी खर्च करने को तैयार हैं। और ये क्रेडिट कार्ड्स ही उनको ऑफर्स दे रहे हैं कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड क्रेडिट कार्ड लेता है, कोई महंगा क्रेडिट कार्ड लेता है, तो ये स्पेशल टिकट्स उनको प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमने कुछ खरीद लिया, अब हम एक्सपीरियंस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। जो बड़े क्रेडिट कार्ड्स हैं वो कॉन्सियर्ज सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, को ब्रांडेड कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं कि आप इतने ट्रैवल करेंगे तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है कि हमें उसी रेस्टोरेंट में जाना है तो कस्टमाइज्ड मुझे फूड चाहिए, तो शेफ़ आके पूछेगा आपसे कि आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, खाना पसंद है। तो ये जो एक्सपीरियंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये नया ट्रेंड है। और मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पूरी इकोनॉमी में जो लोग अब पर्सनलाइजेशन या बिल्कुल बीस्पोक जो कहते हैं ना जिस वर्ड को, उस तरीके के एक्सपीरियंसेस की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप पूरा देखें, ये इवन ट्रैवलिंग 7% ऑफ GDP जो है वो ट्रैवलिंग का इनकम है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। मेरे हिसाब से ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। और बस ध्यान यही रखना है कि जब आप ये स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आप उसको मैनेज ना कर पाए, इतना खर्च ना करें। तो रिस्पॉन्सिबली अगर आप मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना अच्छी बात है, लेकिन अपने फाइनेंशियल्स को भी आपको मैनेज करना है। आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इनकम ना ग्रो कर रही हो और आपके खर्चे ग्रो कर रहे हैं। तो ये इस पर अगर आप नज़र रखेंगे तो शायद एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल, अब मैं इसी पर आने वाली थी। हेमंत जी, कहीं ये अमीरों वाले खर्चों के चक्कर में जो लॉन्ग टर्म हम वेल्थ अपनी प्लानिंग करते हैं उसको डेंट तो नहीं लग रहा है? जी स्मिता, देखिए इसके भी दो एस्पेक्ट है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जब कंजम्पशन बढ़ती है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम जो कंजम्पशन करने वाले हैं, जो लोग हैं, जो 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 स्पेंडर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप एग्रेसिव अनप्लान्ड अगर स्पेंडिंग करते हो तो उसके जाहिर सी बात है उसका आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी जो वेल बीइंग, आपका जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है, उसके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों फैक्टर पे आप ध्यान रखें। और अच्छी बात क्या है कि अगर हम जैसे हमेशा कहते हैं ना कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कभी कभी हमको थोड़ी बोरिंग लगती है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप गोल बेस्ड करते हो, आपने गोल्स को डिफाइन करते हो, उसमें जो आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करनी है वो भी अपना गोल बना लीजिए। अगर आप उसको बना लेंगे तो आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको आईना दिखाएगा कि देखिए ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले सेव करते हो फिर स्पेंड करते हो। आई थिंक जैसे ही आप ये कदम लेते हो आप देखेंगे कि काफी हद तक जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो शायद आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है शायद कितना पैसा खर्चा कर पा रहे हो, उसकी डिटेल्स आपको मिलती है। तो आई थिंक जैसे ही आप ये पैटर्न फॉलो करते हो कि आपने सेव किया पहले फिर स्पेंड किया, तो आप देखेंगे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता है। और जो आज की जो आपकी एस्पिरेशंस है, आप बिल्कुल लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है, अपनी जो स्पेंडिंग करनी है वो होना भी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं अपने अपने अलग अलग तरीके हैं आपको इंस्पिरेशन लेने के, वो आप कीजिए बिल्कुल। लेकिन वो पॉसिबल है तभी अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉलो करें, एक अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके रखें। बिल्कुल दोनों के लिए पॉसिबल। तो दोनों पे ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप फ्यूचर पे ध्यान रखिए, आज पे मत देखिए, दोनों कीजिए। वो पॉसिबल है अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन हो। बिल्कुल। और अंत में आपसे पराशर जी, अगर लोन लेकर आप यूरोप घूमकर आते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अपने लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ को एक थोड़ा सेटबैक तो दिया है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, जैसा अभी हेमंत जी भी कह रहे थे कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, अपने गोल्स को पहले प्लान करना है। और ट्रैवल भी आपका गोल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अब गोल्स भी चेंज हो रहे हैं। ये नहीं कि कार और घर ही गोल है, अब इंटरनेशनल ट्रैवल भी आपका गोल हो सकता है। उसके लिए आप सेविंग करें, अपनी SIP बना के रखें और जब समय आए तो उसको खर्च भी करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये ना हो कि आप लोन तो ले रहे हैं और उसकी EMI सोच रहे हैं कि भरता रहूँगा 7 साल और कहीं ना कहीं डेट ट्रैप की तरफ चलते जा रहे हैं। क्योंकि आप, ऐसा भी होता है कि आप
सोशल मीडिया के प्रेशर में, अपने समाज के फ्रेंड्स के पीयर्स के प्रेशर में आप वो लाइफस्टाइल अपग्रेड तो लेते जा रहे हैं, बट आपकी इनकम उस लेवल से ग्रो नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। आप उतना ही खर्च करें जितना आपका डेबिट कार्ड अलाउ करता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल में आप अच्छी लाइफ, बैलेंस लाइफ भी जी पाएंगे। जैसे आपने बोला, जिंदगी ना मिले दोबारा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले गोल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बच्चे की पढ़ाई है या रिटायरमेंट है, तो वो भी आप ही की लाइफ के हैं। तो उसको आपको मैनेज करना है, प्रॉपरली बैलेंस करके चलना है। ये ना हो कि आप ज़्यादा लोन लें और उसके ऊपर ब्याज देते जाएं और एक ऐसे कर्जे में फंस जाएं कि आप कहीं उससे निकल ही ना पाए। बिल्कुल। एक बात को तो हमेशा लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अमीर होना और अमीर दिखना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस को आपको कम से कम अपने दिमाग में रखना चाहिए जब आगे से आप इस तरीके से खर्चे अपने करें, और जो कर रहे हैं वो तो फिर कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए हेमंत जी। थैंक यू सो मच पराशर जी, हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि लोगों को ज़रूर इससे थोड़ी बहुत कुछ सीख और समझ मिली होगी कि अमीरों वाले खर्चे बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ निवेश भी अपना बरकरार रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मल्टी कैप फंड में अभी निवेश की आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मल्टी कैप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं अभी, तो आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, और क्यों मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का होना चाहिए हिस्सा। क्या फंड मैनेजर्स मल्टी कैप फंड्स की जो पोजीशनिंग है उसको चेंज कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ इस शो पर शामिल हो चुके हैं आशीष नाइक, इक्विटी फंड मैनेजर, एक्सिस म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच आशीष हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस पूरे वॉलेटाइल भरे मार्केट में लोग बड़ी उम्मीद से मल्टी कैप फंड की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को शामिल करने की? जरूर। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, उनमें कम से कम 3 एसेट क्लासेस समावेश होना ज़रूरी है। इनमें 3 एसेट क्लासेस जो हम गिनते हैं, उसमें इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड और कमोडिटीज़ का मिक्स हो सकता है। इन तीनों एसेट क्लासेस को अगर हम इंडिविजुअली देखें, तो इनको एक तरह से अलग-अलग फंड्स की तरह मैनेज किया जाता है। अगर हम इक्विटी की बात करें, तो उसमें एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग के हिसाब से, जैसे एक फंड इक्विटी फंड मैनेज होता है, उस तरह से किया जाता है। डेट फंड को भी क्रेडिट और यील्ड साइकिल के हिसाब से एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और साथ ही कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर या अन्य कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाता है। बट इन मल्टी एसेट फंड की जो एक स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, वो है एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। हर फंड की अपनी एक इंटरनल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क या फिर अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी या फिर मैक्रो ट्रेंड्स को लेके एक मॉडल या फ्रेमवर्क होता है। हालांकि वो टाइमिंग नहीं कर रहे एसेट्स में, वो इस मॉडल से अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो इनकी स्ट्रैटेजी में, जब मार्केट में किसी तरह से तेजी हो रही होती है, तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाता है, और साथ ही जब मार्केट में गिरावट हो रही है, तो डेट या फिर कमोडिटीज में एलोकेशन बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हर एसेट में हम एक स्ट्रैटेजी बना के पूरे एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क से इसे चलाते हैं। ओके। और अभी आशीष, अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना हो, तो आप क्यों रेकमेंड करेंगे, क्यों मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? तो जैसे मल्टी एसेट फंड है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल वेदर फंड की तरह काम करता है। इसमें तीनों एसेट्स में काफी हद तक डाइवर्सिफिकेशन आता है, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में, क्योंकि ये तीनों एसेट्स अपने आप में लो कोरिलेशन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन से काम करते हैं। अगर एक या दो एसेट गिर रहे हैं, तो तीसरा एसेट उस समय में ऊपर जाता है। ये पिछले कई सालों के स्टडी से हमें दिखता है, और ये हमेशा ही एक इकोनॉमिक रियलिटी की वजह से होता है। तो इस तरह से जो हमें जो रिटर्न मिलता है इस फंड्स में, वो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे काफी हद तक अच्छा होता है, जिसमें कि हम जो रिटर्न बना रहे हैं उसमें रिलेटिवली लोअर रिस्क ली जाती है। और इसलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो हमारे कई निवेशक हैं, जिन्हें पता नहीं होता किस एसेट क्लास में किस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए ये काफी अच्छी सॉल्यूशन बन जाती है। इनमें अगर हम रिटर्न की टाइमिंग देखें, तो किसी भी इन्वेस्टर को ऐसे फंड्स में 3 साल से ज्यादा रखना जरूरी है। इससे अलग-अलग मार्केट साइकिल्स में जब इक्विटी गिर रहा है, तब दूसरे एसेट क्लासेस में जाकर धीरे-धीरे अपना ओवरऑल कॉर्पस बचाकर, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट के साथ बढ़कर
इस ऐसे फंड्स में अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। तो एक तरह से बैलेंस रिटर्न मिलता है, किसी एक एसेट क्लास पे डिपेंडेंसी नहीं होने के कारण वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ओके, एंड टैक्स के लिहाज से ये कैसा है आशीष? तो अगर हम टैक्स म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के हिसाब से देखें तो दो बड़े क्लासेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं इन मल्टी एसेट कैटेगरी। एक होता है जिनमें मिनिमम 65% ग्रॉस इक्विटी होती है और इनको हम इक्विटी एलोकेशन और इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन में गिनेंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 20% होता है 12 महीनों से कम समय में, और हाँ, उससे ज्यादा समय में अगर पैसा रखा जाए तो एलटीसीजी जो कि 12.5% है। अगर हम दूसरी कैटेगरी देखें जो कि डेट ओरिएंटेड है, जिसमें कि 35 से 65% तक की ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन होती है और इनमें जो टैक्स स्लैब है इन्वेस्टर का उस हिसाब से टैक्सेशन लगता है। अब ओके। एक चीज और जानना जरूरी है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है उनमें भी ओवरऑल इक्विटी जो है वो 65 से कम रखी जा सकती है आर्बिट्राज पोजीशंस के साथ, जिसका मतलब है कि अगर हम शॉर्ट कर सकते हैं जो होल्डिंग्स है, जो स्टॉक्स है, जैसे कि आर्बिट्राज फंड में किया जाता है, तो उससे ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन जो है वो फंड का काफी कम किया जा सकता है। तो हमने देखा है पिछले कई समयों में इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ने भी काफी कम एलोकेशन रखा है, 50% से भी कम, और जब ज्यादा रखना है तो 80% तक जा सकते हैं। तो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन कैटेगरी दोनों में पॉसिबल है, बट टैक्सेशन जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड टैक्सेशन का निवेशकों के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, एंड अभी मौजूदा समय में वॉलेटाइल मार्केट को देखते हुए क्या फंड मैनेजर्स ने जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसकी पोजीशनिंग चेंज की है? क्या कुछ गोल्ड या फिर डेट इनका एलोकेशन घटाया बढ़ाया है? जरूर। तो हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट्स पिछले 2 सालों से जनवरी इस साल तक काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे और काफी मल्टी एसेट फंड्स में इनका ओवरऑल एलोकेशन काफी ज्यादा रहा है। इस साल की शुरुआत की बात करें तो दिख रहा था कि कई हद तक गोल्ड सिल्वर की जो रिटर्न्स है वो शायद पीक आउट हो गए हैं और साथ ही मार्केट में काफी अनुमान था कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन से लेकर बूस्ट हो सकती है और बजट में भी इससे काफी सारे प्रावधान थे। साथ ही जीएसटी कट जैसी चीजें भी हुई थी, तो ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन अगर हम देखें तो फंड्स की काफी ज्यादा या फिर 60 टू 65% तक दिख रही थी। जैसे हमने देखा कि दुनिया भर में जिस तरह से माहौल बना मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, उस समय में पिछले 2 महीनों में काफी फंड्स ने इक्विटी एलोकेशन कम किया था, 50 टू 55% के रेंज में लेके आ गए थे और उसके बाद जैसे ही मार्च के एंड में हम देखेंगे जैसे मार्केट में गिरावट आई थी और फिर से ओवरऑल सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल लग रही थी, मार्केट वैल्यूएशंस अच्छे लेवल पे आ गए थे। तो अभी फिर से अराउंड 60% या 65% के आसपास जो फंड्स ने एलोकेशन इक्विटी में बढ़ाया है और साथ ही कमोडिटीज का जो वेट है गोल्ड सिल्वर का वो इस वक्त 10 से 15% है। सो एक समय पे ये 20 से 25% भी रहा करता था और अभी ये 10 से 15 पे है। डेट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट्स है, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है इस वक्त काफी हद तक बढ़ सकता है, हमें दिख रहा है कि कमोडिटीज के लेवल काफी हाई है, क्रूड भी काफी हाई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तो इस वक्त डेट की जो एलोकेशन है वो अनिश्चितता होने के कारण डेट के जो एलोकेशन है वो इस वक्त काफी कम है। ओके, एंड रिटर्न के लिहाज से आप इसको कैसा मानते हैं अगर पिछला रिटर्न देखें तो 2025 का? सो 2025 एक ऐसा साल था जिसमें गोल्ड और सिल्वर जो थे 24 के बाद भी काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे। गोल्ड में 70% से ज्यादा रिटर्न्स आए थे, सिल्वर में 120% से ज्यादा रिटर्न्स आए थे और अगर हम इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप्स कुछ हद तक रिटर्न्स जो थे वो अच्छे थे, 8 से 10% निफ्टी 50 और जो लार्ज कैप फंड्स थे उनके रिटर्न्स थे। अगर हम मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स देखें तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है एनएसई 500 उसके रिटर्न्स 5% थे और ओवरऑल जो फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स की रिटर्न्स उस रेंज में थे। तो अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स देखें मल्टी एसेट फंड्स के, इन दोनों को समावेश करके हमें दिखता है कि काफी फंड्स ने 15% से ज्यादा रिटर्न 2025 में दिया था। डेट के रिटर्न्स हालांकि कम थे, बट ओवरऑल जैसे हमने कहा कि अगर एक एसेट क्लास अच्छा काम कर जाता है
तो बाकी दोनों के जो कम रिटर्न्स आए थे 2025 में, उनको वो मेकअप कर सका था। और जो ओवरऑल मार्केट, हम इक्विटी को बीट करने की बात करते हैं, तो 2025 में ये फंड्स इस तरह से रिटर्न्स बीट कर चुके। बिल्कुल, तो कुल मिला के बहुत सारी खूबी और बहुत सही रिटर्न, इसकी वजह से आप इसको कर सकते हैं कंसीडर अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू सो मच आशीष, हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।